Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss some sociology questions. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सोशोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए सेमेस्टर 4 का सोशोलॉजी का पेपर है, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल अपॉइंटेड इन इंडिया? भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? आप जानते हैं कि भारत में लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि जो प्रथम लोकपाल था हमारा वो कब नियुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है, ये जो प्रथम लोकपाल था ये आपका मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सेड दैट करप्शन इज द मोस्ट इंसिडियस सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम? किसने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो संवैधानिक स्वतंत्रता का सबसे घातक लक्षण है? ये एक स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट जो हैं वो पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक पे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स मिलती हैं। तो इन्हें बेसिकली पढ़ने के लिए हमें जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। जैसे कि इसमें आपसे बोल दिया कि भ्रष्टाचार जो है वो संवैधानिक स्वतंत्रता का सबसे घातक लक्षण है। तो आपने ये देखा कि जो भ्रष्टाचार है वो जो संविधान से हमें स्वतंत्रता मिली हुई है उसके लिए ये घातक है। तो किसने उसे संविधान से मिली स्वतंत्रता के लिए घातक बताया? ऐसा कौन बता रहा है भ्रष्टाचार को? तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गिब्बन का स्टेटमेंट है। आप कीवर्ड्स के थ्रू जो है स्टेटमेंट को लर्न करेंगे। भ्रष्टाचार से रिलेटेड आपको और भी स्टेटमेंट मिल जाएंगे, बट ये सेम बात किसी ने नहीं की होगी। कि संवैधानिक स्वतंत्रता का घातक लक्षण नहीं बताया होगा, किसी ने कुछ बताया होगा, किसी ने कुछ बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाइट कॉलर क्राइम? व्हाइट कॉलर क्राइम नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सदरलैंड, ऑकबर्न, मार्क्स एंड टॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सदरलैंड। व्हाइट कॉलर क्राइम जो था उसका कंसेप्ट आपके सदरलैंड थिंकर थे, उन्होंने दिया था। बेसिकली अगर हम समझें तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो होता क्या है? तो जो भी हायर प्रेस्टीज के लोग हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं सोसाइटी में, वो लोग कोई क्राइम करते हैं और अपने प्रोफेशन के ड्यूरिंग करते हैं, तो उसे ही हम वाइट कॉलर क्राइम करते हैं। इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम का कंसेप्ट भी दिया था। इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत वसन अपराध या फिर सफेद पोश अपराध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ अ रिस्पेक्टेबल एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस कॉल्ड? अभी हमने पढ़ा कि सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले अपराध को क्या कहा जाता है? तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। तो ये वाइट कॉलर क्राइम ही इसका राइट आंसर होगा, वाइट कॉलर क्राइम। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में सिंपल क्राइम, प्रोफेशनल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी दिया है, बट हम वाइट कॉलर क्राइम, श्वेत वसन अपराध, अगर श्वेत सफ़ेद पोश भी लिखा है तो हम उसी के साथ जाएंगे। और ये जो कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सदरलैंड का है, उन्होंने बुक भी लिखी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ वाइट कॉलर क्राइम? वाइट कॉलर क्राइम का जो कॉमन अगर एक तरीके का फॉर्म हम कहें कि वो क्या है, स्वरूप जो है वो कैसा है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध का सामान्य स्वरूप है? ऑप्शंस हैं आपका फ्रॉड इन बिजनेस, कॉपीराइट फ्रॉड, ट्रेडमार्क फ्रॉड यानी कि व्यापार में ठगी हो रही है,
और कॉपीराइट का उल्लंघन किया जा रहा है, ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ये वाइट कॉलर क्राइम के ही फॉर्म हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो किसी भी तरह का फ्रॉड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कॉपीराइट से रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है, ट्रेडमार्क का फ्रॉड हो रहा है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये सारे ही आपके आ जाएंगे इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which is the group whose membership is determined by birth and remain alive since birth। वो कौन सा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और आजन्म रहती है? ऐसा कौन सा समूह है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कास्ट यानी कि जाति, क्लास यानी कि वर्ग, वर्ण और धर्म। तो अगर आप देखते हैं कि कास्ट जो है वो आप उसकी जो मेंबरशिप होती है वो आपको बाय बर्थ मिलती है। आपका जन्म जिस जाति में हुआ है आप उसी ही जाति के सदस्य आप लाइफ टाइम रहते हैं। अब देखिए एक्सेप्शन हर जगह है कि कोई अपना रिलीजन ही चेंज कर ले तो बात अलग है। अदरवाइज आप जिस भी जाति में आपका जन्म होता है आप लाइफ टाइम उसी के ही मेंबर रहते हैं। तो लाइफ की जो जो आपकी मेंबरशिप है कास्ट की, वो आपकी बर्थ से ही डिसाइड होती है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गया वो होगा आपका जाति। और अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग की जो है वो जन्म से नहीं होती। वर्ण में भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलती है, वरना सिस्टम पहले चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जाति जो है इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है, तो इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया कि बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। एक एक थिंकर ने काफ़ी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है लर्न करना, बट ये है कि आप ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर्स में आपको पूछी गई हैं कई बार, आप उन्हें तो लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी थिंकर आप पढ़ते हैं उसके बुक्स को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आता है तो कई बार रिकॉल होता है कि आपने पढ़ा था। ऑप्शंस देख लेते हैं। हट्टन, श्रीनिवास, बेतई, मजूमदार। तो ये जो कास्ट क्लास एंड पावर बुक है ये आपके आंद्रे बेते की बुक है। आंद्रे बेते ने लिखा है इसको। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्ट ऑफ वॉलेंट्री एंड डेलिबरेट सुसाइड कॉल्ड? स्वेच्छा से जानबूझकर की गई आत्महनन की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर हमें पता है कि हम ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जैसे हम खुद को हार्म करेंगे या हमें हार्म होगा उससे, ऐसा कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसे आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, वो आत्महत्या होगी। ऑप्शंस आपके दिए थे सुसाइड, होमिसाइड, डिसोल्यूशन, तो इसका राइट आंसर होगा आत्महत्या यानी कि सुसाइड। जानबूझकर हम किसी भी तरह से अपने आप को हार्म कर रहे हैं तो वो आत्महत्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज एडिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा मादक द्रव्य व्यसन का कारण है? मादक द्रव्य व्यसन का क्या कारण है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फैमिली सर्कमस्टेंसेस यानी कि पारिवारिक परिस्थितियाँ, एडोलसेंस किशोरावस्था, कुसंगति, रॉन्ग पार्टनर। लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो मादक द्रव्य व्यसन जो है ड्रग एडिक्शन कई बार फैमिली की सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं तो होता है। एडोलसेंस में भी आपको ड्रग एडिक्शन हो सकता है। और अगर आप रॉन्ग पार्टनर के उसमें है, कुसंगति, आपकी संगति ठीक नहीं है, आप जिन फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जिनके साथ आप रह रहे हैं वो लोग अगर कर रहे हैं तो आपको ड्रग एडिक्शन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल यूनिट इज यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? बाल अपराध की रोकथाम के लिए निम्न में से कौन सामाजिक उपाय जो इकाई है वो उपयोगी है?
ऑप्शंस हैं फैमिली यानी कि परिवार, स्कूल यानी कि आपका विद्यालय, टीचर यानी कि शिक्षक और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं कि कौन सी जो सोशल यूनिट है वो आपके बाल अपराध के रोकथाम के लिए यानी कि जो भी हमारी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है, हिंदी में कहते हैं उसको बाल अपराध, उसको रोकने में उपयोगी है। तो फैमिली जो है वो कब कंट्रोल कर सकती है, आपका जो स्कूल है, आपका विद्यालय है कर सकता है, टीचर कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। उपर्युक्त सभी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? अपराध और बाल अपराध जो है वो किस प्रकार की समस्याएं हैं? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी कि संरचनात्मक समस्याएं हैं, फेमिलियल प्रॉब्लम है यानी कि पारिवारिक समस्याएं हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है यानी कि विकासात्मक हम्म, आपकी समस्याएं हैं और लास्ट है आपका डिस्ट्रप्टिव यानी कि विघटनात्मक है। तो अपराध और बाल अपराध जो है वो आपका व्यक्ति का, समाज का कहीं ना कहीं विघटन कर रहा होता है। तो ये जो है ये विघटनात्मक आपकी समस्याएं हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू हाउ मेनी ईयर्स चिल्ड्रन केप्ट इन रिफॉर्मेटरी स्कूल इन इंडिया? भारत में रिफॉर्मेटरी स्कूल में कितने वर्ष तक के बच्चे रखे जाते हैं? तो जो रिफॉर्मेटरी स्कूल होता है उसमें कितने वर्ष के बच्चे रखे जाते हैं? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 18 ईयर्स, 17, 16, 15, 18 वर्ष, 17 वर्ष, 16 और 15 वर्ष। तो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स जो होते हैं उनमें आपके 15 साल तक के बच्चे रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पोस्टल स्कूल ओपनड इन इंडिया? जो पोस्टल स्कूल जो है वो आपका कहाँ पे सबसे पहला ओपन हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पोस्टल स्कूल का किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शंस हैं 2000, 2002, 4 एंड 5, 2000, 2002, 2004, 2005। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष 2000 यानी कि 2000 में आपका पहला पोस्टल स्कूल जो है वो खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास्ड इन इंडिया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो था वो इंडिया में कब पास हुआ? भारत में जो किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? ऑप्शन है आपका 1986, 88, 90, 92। तो ये जो आपका किशोर न्याय अधिनियम जो है ये आपका 1986, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। 86 में आपका पहला जो किशोर न्याय अधिनियम था वो ओपन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year was the first reformatory school for juvenile delinquents opened in Bombay? तो हमने देखा था कि किस वर्ष जो रिफॉर्मेटरी स्कूल जो है वो कितने वर्ष तक के बच्चे रखे जाते हैं। अब रिफॉर्मेटरी के स्कूल से ही दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस वर्ष बम्बई में बाल अपराधियों के लिए सुधारात्मक स्कूल जो है वो पहला खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका देख लेते हैं ऑप्शंस को। 86 है, 83 है, 84 है, 87 है, बट जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1883 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। पहला बॉम्बे में जो पहला रिफॉर्मेटरी स्कूल खोला था जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स यानी कि जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए, 15 साल के हैं तो वो बाल अपराधी में ही आएंगे, तो उनके लिए खुला था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट है वो है आपका 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेविएंट बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सी विचलित व्यवहार जो है उसकी विशेषता है? तो पहला है ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेप्टेड नॉर्म्स यानी कि स्वीकृत आदर्शों का टूट जाना। फिर है आपका कॉम्प्रिहेंसिव अटेंशन यानी कि व्यापक अर्थ वाली अर्थ
व्यापक अर्थ वाली अवधारणा। उसके बाद है वॉयलेटिंग सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि समाज की अपेक्षाओं का उल्लंघन करना। और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जो विचलित व्यवहार होता है वो कहीं न कहीं आपके जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी आदर्श हैं, उनका ब्रेकडाउन है, उनका टूट जाना है, अगर आप डेविएंट बिहेवियर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्यापक अर्थ वाली अवधारणा। ये कॉम्प्रिहेंसिव अटेंशन है। समाज की जो भी हमसे अपेक्षाएं होती हैं, हम जो भी सोशल एक्सपेक्टेशन होते हैं उनसे वॉयलेट हो जाते हैं, यानी कि जो भी अपेक्षाएं हैं समाज की उनसे उल्लंघन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कॉलर हैज एक्सप्लेन्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन विद कल्चरल गोल। किस विद्वान ने सांस्कृतिक लक्ष्य के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन की का स्पष्टीकरण किया है? तो इसके ऑप्शन है आपके लोम्ब्रोसो, डर्कहाइम, मर्टन, रैटक्लिफ ब्राउन। तो जो आप डेविएशन है इसके बारे में आपके जो ये जो थिंकर्स दिए हुए हैं इसमें मर्टन जो है वो बताते हैं, और उन्होंने ही कल्चरल गोल्स और आपके इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स, यानी कि आपके संस्थागत संस्थागत आपके साधन और सांस्कृतिक लक्ष्यों के बारे में उन्होंने बताया है। उसके आधार पर उन्होंने विचलन का स्पष्टीकरण किया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा, मर्टन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the behavior called which is rejected by a large number of members of the society? उस व्यवहार को क्या कहते हैं जो समाज के अधिसंख्यक सदस्यों द्वारा अस्वीकृत होता है? तो इसका जो वो है आपका ऑप्शंस है वो है कॉम्प्लायंस, यानी कि अनुपालन, डेवियंस, डिजीज या फिर एनोमी। तो जो ऐसा बिहेवियर जो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हों वो आपका डेवियंस होता है, विचलन होता है। एक्सेप्टेड नॉर्म्स पैटर्न के अगेंस्ट अगर हम हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो डेविएंट बिहेवियर में आता है। तो यहाँ पे आपके जो ज़्यादातर लोग किसके अगेंस्ट होंगे, डेविएंट्स के अगेंस्ट ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉजेज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन? कौन सा पारिस्थितिकीय अवक्रमण का कारण है? जो भी आपका इकोलॉजी होती है उसका डिग्रेडेशन की बात की गई है, यहाँ पे पारिस्थितिकी के अवक्रमण की बात की गई है। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का विनाश। उसके बाद मृदा का कटाव, लैक ऑफ वाटर सोर्सेज, यानी कि जल स्रोतों की कमी। और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो जो अगर आपकी पारिस्थितिकीय अवक्रमण जो है उसका कारण जो है वो सभी इसके कारण होंगे। वनों का विनाश हो रहा है, आपकी जो मृदा है, सॉइल है, उसका कटाव हो रहा है, वाटर सोर्स कम हो रहे हैं, जल स्रोत कम हो रहे हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन इंडिया? फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पास हुआ था इंडिया में? भारत में कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शंस हैं आपके 1985, 86, 87, 88, यानी कि 85, 86, 87 और 88। ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ऑप्शंस, क्योंकि एकदम सीरियलाइज्ड आपको दिया हुआ है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दिया होता है तो कंफ्यूजन होता है। तो कुछ कुछ मेन आप चीज़ें याद कर लेंगे, जैसे ये फैक्ट्री एक्ट यानी कि कारखाना अधिनियम जो है वो कब आया था आपका? तो कारखाना अधिनियम जो है वो आपका 87 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट होगा। आई होप जो ये वीडियो लेक्चर था आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आपके जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा।
उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए सेमेस्टर 4 का सोशियोलॉजी का पेपर था। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, ये आपका पार्ट 2 था। हमने 40 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। एंड ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ये आपके सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम, पीजीटी, नेट, हायर, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के लिए आपके जो ये जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप सोशियोलॉजी से प्रिपेयर कर रहे हैं। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।